नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के हायर एजुकेशन मिनिस्टर जयभान सिंह पवैया साहब से। पवैया साहब, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। यदि मैं बीजेपी को दो हिस्से में बांटूं, गर्म दल और नरम दल, तो आप गर्म दल की अगुवाई करते हैं। क्या वजह है इतने गुस्से की? जो विचारधारा होती है उसका रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में कितना है और उसके प्रति हम कितने स्ट्रॉन्च हैं, कितने प्रतिबद्ध हैं, कितने कट्टर हैं, ये अंतर तो व्यक्तियों में दिखाई देता है। ये अंतर राजनेताओं में भी इस कारण दिखाई देता है क्योंकि कोई भी आइडियोलॉजी और कोई भी विचार जिसको लेकर ज़िंदगी जी जाती है, ज़िंदगी तो सबकी होती है पर डायमेंशन अलग अलग होते हैं। तो विचार कोई भाषण की वस्तु नहीं है, विचार जिया जाता है। और इसलिए मैं और मेरे जैसे तमाम लोगों में भारतीय जनता पार्टी एक माध्यम है, लेकिन हम जिसके लिए जीते हैं वो तो मेरी अपनी आइडियोलॉजी है, हिंदुत्ववाद। लेकिन एक दौर ऐसा था कि आपके भाषण की, जब तब कैसेट के दौर हुआ करते थे, कैसेट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि आप इतना उग्र और भड़काऊ भाषण माना जाता था आपका कि कैसेट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था एक वक्त। देखिए, इस देश में दौर चले आज़ादी के बाद, वो वक्त कहें, उस समय का समाज का टेम्परामेंट कहें, ईश्वर की कृपा कहें कि मालवा से लेकर निमाड़ तक हजारों हजारों लोग उन धर्म सभाओं में आते थे जिनमें मैं जाता था। सरकार की आंखों का कांटा बना उस समय। और ये सही बात है कि पहले गुना में बंदिश लगाई गई, उसके बाद में इंदौर में मेरे भाषण के कैसेट पर बंदिश लगाई गई। और उस बंदिश का नतीजा ये निकला कि महाराष्ट्र के धूलिया के किसी पान की दुकान पर मैंने उस कैसेट को सुना जो बेचने के लिए रखते थे। किसी चीज़ को जितना दबाया जाता है उतना ही विस्फोटक होती है। सिंधिया राजघराने को लेकर भी बहुत नाराज़गी आपके मन में हमेशा से रही है, क्या वजह है? मुझे 97 नवंबर में ही ये कहा गया कि आपको इस भूमिका से हम दूसरी जगह भेजना चाहते हैं कार्यकर्ता के नाते, और ग्वालियर लोकसभा से आपको माधवराव जी सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ना है। इस आदेश के पीछे जो विभूतियाँ थीं वे मान्यवर अटल जी थे, मान्यवर ठाकरे जी रहे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं बिना सदस्यता के ही स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया से चुनाव लड़ा दिया गया। जनवरी 98 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए थे। और उस चुनाव में जो मुख्य मुद्दा था, जो एक सैद्धांतिक मुद्दा था, और आपको वो स्लोगन भी याद होगा, गुलामी नहीं सम्मान चाहिए, राजा नहीं किसान चाहिए, एक नारे पर ही पूरा चुनाव केंद्रित हो गया था। इसलिए मैं लड़ा फ्यूडलिज्म के खिलाफ, मैं लड़ा प्रजातंत्र में सामंतवादी मनोवृत्ति के खिलाफ। ऐसी शब्दावली जो एक आम आदमी और एक व्यक्ति को ऊपर और नीचे करती हो। मैं भारत का साधारण इंसान हूँ, ये मतदाता समझे। श्रीमंत का भी विरोध सबसे ज़्यादा आप करते हैं, संबोधन का, श्रीमंत संबोधन का। नहीं, शब्दों का खेल है प्रजातंत्र में। ये जो उपनिवेशवाद के समय की शब्दावली है, श्रीमंत हो सकती है, महाराज हो सकती है, ये शब्दावली को हटाने के लिए ही तो भारत में खून बहाया गया। इसी के लिए तो फांसी के फंदों को चूमा शहीदों ने। तो आखिर कैसी आज़ादी हमको मिली? लोग 70 साल बीतने के बाद भी होश में नहीं आ पाए कि वो रियासतें चली गईं। तो ये जो शब्दावली है और जो शैली है, किसी से हाथ नहीं मिला सकते, बाकी लोग इस लायक नहीं हैं। कोई हमको नाम में जी लगाकर भी नहीं बुला सकता है, हमारी उपाधि के नाम से बुलाए, जो उपाधि 3 पीढ़ी पहले कभी हुआ करती थी। ये जो गुलामी की निशानियां थी उनके खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा था। और तब से लेकर और मेरी अंतिम यात्रा तक मैं इस सामंतवादी मनोवृत्ति से समझौता नहीं करूँगा। व्यक्तियों से झगड़ा नहीं होता है। नहीं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एक अपनी अलग जगह है। अभी एक प्रिंसिपल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुला लिया, आपके डिपार्टमेंट का मामला था, आपने उसे 5 मिनट में हटा दिया बिना इस बात की परवाह किए कि वो दलित है और
शायद सरकार के अगेंस्ट माहौल बन जाए? किसी मुलाजिम के खिलाफ साधारण कार्रवाई में कोई मंत्री अपनी सफाई दे, ये मुझे उचित भी नहीं लग रहा है। एक सामान्य प्रक्रिया है। एक कर्मचारियों के लिए सिविल आचरण संहिता है, सेवकों के लिए वो आचरण संहिता में कोई जाति और गोत्र देखकर फैसले नहीं किए जाते हैं और मंत्री फैसला नहीं करता। एक सामान्य प्रक्रिया है प्रशासनिक। अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाइयाँ होती हैं। अच्छा, आप सामंतशाही के खिलाफ मुखर हैं बहुत ज़्यादा, आप बोलते भी हैं, एक्ट भी करते हैं उसके, तो आपकी जो कैबिनेट की सहयोगी हैं यशोधरा जी, वो कभी असहज नहीं हो जाती हैं आपकी फंक्शनिंग से? वो भी उसी राजघराने से आती हैं। देखिए, मैंने जब नामांकन भरा 98 में, तो मैं अपने जुलूस और नामांकन के बाद में सबसे पहले अगर किसी से मिलने गया तो मैं स्वर्गीय आदरणीय विजयाराजे सिंधिया जी से मिलने गया था। वो तो माधवराव जी की माताश्री थी और मैंने उनसे कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम नेत्री हैं और इसलिए एक माँ की तरह मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। मैं उनकी प्रशंसा करूँगा कि उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा कि आप जिन मुद्दों पर लड़ रहे हैं लड़िए और आपको विजयश्री प्राप्त होगी, इसमें कैसा संकोच करना। मैं कोई व्यक्तियों के लिहाज के लिए काम करता हूँ क्या? मैं राष्ट्रवाद के लिए काम करता हूँ, मुझे क्या लेना किसी से। यानी जो भाजपा में है वो सामंतशाही से जुड़े हुए नहीं है, जो बाहर हैं वो सामंतशाही के पक्षधर हैं? नहीं, इसकी व्याख्या बहुत भ्रमित करने के लिए की जाती है। आप अगर वंशवाद को लेकर चर्चा करते हैं, आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका मतलब है किसी खानदान से, तो आप इस दृष्टि से देखिए ना। अब आप कह सकते हैं मैं पौराणिक बात कर रहा हूँ। पुलस्त तो बहुत बड़े ऋषि थे ना, तो इस कारण क्या रावण की वंदना होनी चाहिए? और मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी को रावण नहीं बना रहा हूँ, मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ। बाली की तो रावण से दोस्ती थी, राम जी को प्रिय नहीं था, पर हनुमान जी के बाद में सबसे बड़ी भूमिका थी तो बाली के बेटा की थी। इसलिए आप इसको परिवार से जोड़कर मत देखिएगा। और मैं बहुत विनम्रता से कहूँ, प्रजातंत्र में 2-3 चीज़ें कोड़ हैं, कलंक हैं, और मैं ये मानता हूँ कि जिसके पास ज्ञान का दारिद्र्य है, जिसके पास जनाधार की शक्ति नहीं होती है, वो इन चीज़ों को डेमोक्रेसी में इस्तेमाल करता है। और मैं जो अपने जीवन में जीता हूँ, भगवान की कृपा से मैं वही बात चैनल पर बोलता हूँ, वही मंच पर बोलता हूँ, वही व्यक्तिगत जीवन में बोलता हूँ। इनके खिलाफ तो मैं लड़ूंगा। वक्त एक ब्रेक का है, बेहद दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी जयभान सिंह पवैया साहब के साथ। आप देखते रहिए आमने सामने। स्वागत है एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका। आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के बेहद मुखर नेता जयभान सिंह पवैया साहब से। पवैया साहब, क्या वजह है कि पूरा सत्ता की जो कब्जा है वो ग्वालियर चंबल में है? जितने बड़े नाम वो सब ग्वालियर चंबल से, बाकी मध्य प्रदेश तो बिल्कुल किनारे दिखता है। चंबल के पानी की वजह है क्या? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में भूगोल देखकर कोई फैसले होते हैं। ये संयोग रहता है कि एक पोटेंशियल है ग्वालियर चंबल की ज़मीन में। आप बहुत लंबे समय से पक्षधर रहे हैं स्टूडेंट इलेक्शन, छात्र संघ चुनाव के, और ये जो अभी हुआ वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके प्रयासों के कारण हुआ। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आपने एबीवीपी के वो लोग जो बाहर हो गए, अब कॉलेज में है नहीं, वो दखलंदाजी कर रहे हैं। कांग्रेसियों को आप जाने नहीं देते, एनएसयूआई या इन सबको, कॉलेज यानी आपके कॉलेज के लोग, और चाहते हैं आपके पूरी जो एबीवीपी की यूनिट है वो जीते हर जगह से। ये आरोप है कांग्रेस का। हमको लगा कि छात्रों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए विधिवत चुने हुए, ताकि छात्रों की बात एक प्लेटफॉर्म पर आ सके। अब 23 तारीख को अधिसूचना जारी हो गई, और अधिसूचना जारी होने के बाद में एक मंत्री के नाते मैंने पूरी प्रक्रिया से अपने आप को अलग कर लिया है। जैसे चुनाव आयोग चुनाव कराता है, वैसे कॉलेज प्रशासन और अधिकारी स्तर पर चुनाव होंगे, और उनको जो शासित करते हैं वो नियम करते हैं। नियम महामहिम के अनुमोदन से जो जारी हुए हैं उनके हिसाब से पूरे छात्र संघ चुनाव होंगे। हमने एक कंडक्ट बना दिया, एक आचार बना दिया पूरे चुनाव का, और उस संहिता के आधार पर पूरी कार्रवाइयाँ संचालित होती हैं। उसमें
जिस दिन मतदान होगा उस दिन कॉलेज की आईडी जिस विद्यार्थी के पास होगी मतदाता के, वही कैंपस में प्रवेश करेगा। अगर इसको लेकर कोई छटपटाहट है तो इसका तो कोई समाधान नहीं। एक आरोप आपकी सरकार पे और लगता है शिक्षा के भगवाकरण को लेकर, हिंदी की बात करना, महापुरुषों की जीवनी के नाम पर सिलेबस में चेंजेस कराने, ये बहुत अक्सर ये आरोप लगते हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, क्या गलत हो रहा है? अगर हिंदी की बात हो रही है, भारत की राजभाषा की बात हो रही है, तो क्या गलत हो रहा है? इसको कोई भगवाकरण कहता है? सूर्य नमस्कार कराना या इसकी महापुरुषों क्या- की जीवनी, वो भी जो बीजेपी से जुड़े हुए महापुरुष, नहीं, ये बड़ी विडंबना या है, संघ से जुड़े हुए। ये भारत की विडंबना है। देखो भैया, विश्व में एकमात्र ऐसा अभागा सा देश है मेरा देश, जहाँ राष्ट्र ध्वज पर बहस की जा सकती है। एक प्रदेश के अंदर भारत के राष्ट्रगीत पर विकल्प की बात की जा सकती है, उसके भी ऑप्शन की बातें होती हैं, हमको खड़ा होना है, हमको खड़ा नहीं होना है। भारत के राष्ट्र पुरुष जो हैं, जिनसे भारत जाना जाता है, उनके बारे में भारत में डिबेट हो सकती है। कहीं दुनिया में होती है क्या ऐसी? लेकिन हैं कुछ ऐसे लोग देश में। सूर्य किसी का होता है क्या? हिंदू और मुसलमान का होता है सूरज। सूरज की रोशनी तो सबको होती है। जिस देश में अपना आत्मगौरव मर जाए, जिस देश में आत्माभिमान राष्ट्र के प्रति नहीं बचे, उस देश में कितनी प्राण शक्ति रह जाती है। अगर हम कॉकटेल मानसिकता से प्रभावित हैं, हीन भावना से प्रभावित हैं कि जो अमेरिका में है वो श्रेष्ठ है, जो इंग्लैंड में है वो श्रेष्ठ है, ये जो जूठन खाने की मनोवृत्ति है, ये राष्ट्र को पतन की ओर ले जाती है। हम इन चीज़ों को बदलना चाहते हैं। उसको कोई भगवा कहता है तो कहे। आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो इस तरह से एक इमेज बिल्डअप करती है कि कट्टर हिंदूवादी नेता। ये जो ताजमहल या इस सब को लेके, मकबरों को लेके जो विवाद चल रहे हैं कि ये ज़मीन दोज हो जाने चाहिए, या फिर इनके औचित्य पर जो सवाल उठ रहे हैं, उसको लेके आपकी राय क्या है? देखिए, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को हम अलग करके देखेंगे तो फिर हम आँखों पर पट्टी बांध कर हम कट्टरतावादी बोले जाएंगे। मैं नहीं देखता इस तरह। और इसलिए किसी को मैंने गैर हिंदू होने के कारण ज़िंदगी में नफरत की है, ऐसी मूर्खता हमारे जीवन में नहीं रही। ऐसा हो भी नहीं सकता है। उपासना हमारी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन हमारी जो पुरातन और पूर्वजों की संस्कृति है, जिसके आधार पर हमारा ये पूरा जीवन बनता है, मनुष्य समाज बनता है भारत में, इसका नाम हिंदुत्व है। ये कौन कहता है कि मंदिर जाने पर कोई हिंदू हो? ये जो ताजमहल या इस सब को लेके जो विवाद हो रहे हैं, उसमें आपकी निजी राय क्या है? ये विवाद ठीक है या फिर गलत? देखिए, हर चीज़ को लॉजिकल सोचना चाहिए, तार्किक दृष्टि से। सुर्खियां बटोरने के लिए 2 लाइन बोली जा सकती है, 2 दिन में ही मैं देखूंगा, आप भी जानते हैं। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी के विचार के साथ हूं इस मामले में। ताजमहल भारत के कारीगरों ने बनाया। वो उंगलियां तो भारत की थी जिन्होंने तराशा ताजमहल को। वो मजदूर भारत के थे जिनके पसीने के कारण बना। वो दौलत भारत की जनता की थी जिससे पूरा उसका निर्माण किया गया। जब धन मेरा, जब पसीना मेरा, जब देश के सपूत कारीगर मेरे, तो ताजमहल तो हमारी विरासत है। और इसलिए ताजमहल पर अगर सारी दुनिया उसको अजूबे के रूप में देखती है, भारत तो फख्र करता है किसी कृति पर, तो उसको वहाँ तक सीमित रहने दीजिए। सारी दुनिया ताजमहल को देखने के लिए आए, ताजमहल के डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए और हमारी कोशिशें होनी चाहिए। यहाँ एक लक्ष्मण रेखा खींचती है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि किसने बनवाया और क्यों बनवाया, इस पर डिबेट हो सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है। भारत में तो शहीदों के स्मारक रहे हैं। जिसने देश को दिया उसके स्मारक होते हैं। किसी ने अपनी बीबी के नाम पर बनवाया तो ये कोई प्रेरणास्पद बात नहीं होती है कि कोई बहुत प्रेमिका किसी की मर गई या बीबी चली गई और उसने एक स्मारक बनाया। इस कारण ताजमहल दर्शनीय नहीं होता है। और जिन्होंने बनवाया वो भारत के गौरव नहीं हो सकते। भारत के आक्रांता, ये विदेश से आए हुए आक्रमणकारी हमारे लिए कभी गौरव का विषय नहीं होते। वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ और मसलों पर बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के हायर एजुकेशन मिनिस्टर जयभान सिंह पवैया से। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आमने सामने।
स्वागत है एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका। आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी में सबसे मुखर जो लीडर हैं जयभान सिंह पवैया साहब उनसे। पवैया साहब, ब्रेक से जाने से पहले आपने बात की जो आक्रांता हैं उन्हें ठीक तरह से परिभाषित किया, लेकिन उन्हीं ने लाल किला बनाया, उन्हीं ने और भी बेशकीमती इमारतें बनाई। ये कैसे संभव है कि हम उनको भुलाएं और उनकी जो बिल्डिंग है उस पर गर्व करें? नहीं, उन्होंने क्यों बनाया इस पर तो सोचिए। इस देश की संपदा का दोहन वो कर रहे थे। अपने ऐशो अय्यासी के लिए उन्होंने बनवाई होंगी कुछ इमारतें, कुछ बनवाई होंगी कि भारत को गुलाम बनाकर रखना है। इसलिए उसको हम ये कैसे माने कि उन्होंने भारत के कल्याण के लिए कोई निर्माण किए होंगे। आखिर जिस मुद्रा से बनवाई, जिस धन से बनवाई, वो किसका था? भारत का था कि नहीं? इसलिए अगर कोई राज करेगा किसी पर दमन करके, किसी को मूर्ख बनाकर, तो इमारतें तो बनती हैं। और इमारत किसी के बाप की नहीं होती है, इमारत जनता की होती है। आप बाबरी विध्वंस में भी, आपका बाबरी मस्जिद जो विध्वंस है उसके टॉप के जो नाम है उनमें एक नाम आपका भी था। जी हाँ। तो अभी आप कह रहे थे कि नहीं, मैं ऐसी किसी उसका पक्षधर नहीं रहता हूँ, यानी आप मानते तो हैं कि ये अगर है कोई ख़राब इमारत है या आप लोगों को सूट नहीं कर रही है तो गिरा दी जानी चाहिए? नहीं, मुझे गौरव है और मेरा सीना चौड़ा होता है इस कारण, क्योंकि मैं उस महान राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा रहा। मुझे गौरव है इस बात का कि मैं जो मुख्य आरोपी बनाए गए उस विदेशी निशानी को ध्वस्त करने के, उसमें से एक हूँ। मैंने सीबीआई के छापों को सहन किया है, इस कारण मैंने कारावासों को झेला है। माननीय अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी, कल्याण सिंह जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, विनय कटियार जी, हम 5-6 लोगों ने तो उत्तर प्रदेश की माता टीला, चुनार ऐसी जेलों में 15-15, 20-20 दिन अपने को भगवान के काम के लिए रखा। इसमें क्या गलत हो सकता? मंदिर नहीं बन पाया अभी तक, इस बात का अफसोस है। और जहाँ तक बाबरी ढांचे का सवाल है, इसको आप इससे कैसे जोड़ सकते हैं कि बाबरी ढांचे के विरुद्ध जो देश में एक आक्रोश था वो किसी मजहब के खिलाफ, किसी उपासना केंद्र के खिलाफ था। बाद में माहौल तो लेकिन ऐसे ही बनाया गया कि मैं हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, तो मैं इस्लाम को भी पढ़ता हूँ, मैं दूसरे ग्रंथों को भी पढ़ता हूँ। वो उपासना स्थल हो ही नहीं सकता है जहाँ मंदिर के खंबे लगे हों, जहाँ मूर्तियाँ लगी हों, जहाँ वजू का कुआं न हो। इस्लाम में कहाँ लिखा है कि किसी दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाई जाए? उसमें तो बहुत नियम होते हैं। वो मस्जिद होने का सवाल ही नहीं उठता है। वो ढांचा तो करोड़ों भारतवासियों को दिखाने के लिए विदेशियों की विजय का एक प्रतीक बनकर खड़ा हुआ था कि हमने तुम्हारे खून का गारा बनाकर मंदिर के टुकड़ों के आधार पर बाबरी ढांचे का निर्माण किया। 1,76,000 राम भक्तों ने अपना बलिदान किया, तब जाकर उस मंदिर को ध्वस्त कर पाई थी मीर बाकी की सेना। उनके खून से गारा बना था। आप उसको कैसे कह सकते हैं किसी धर्म का, मजहब का प्रतीक? वो प्रतीक है, भारत के अपमान का प्रतीक था। और इसलिए उसके लिए जो लड़ाई लड़ रहा था वो भारत माता के बेटा के नाते लड़ाई लड़ रहा था। उसको हम इतने छोटे दायरे में नहीं बांध सकते हैं। तो लोग आपको नहीं लगता कि नाराज़ होंगे इस बात को लेके कि हर बार कमिटमेंट आप करते हैं? जब अटल जी की सरकार थी तो ये कहा गया कि हम फुल मेजॉरिटी में नहीं है इसलिए नहीं बना पा रहे। अब तो सब अनुकूलन है, फुल मेजॉरिटी में है आपकी गवर्नमेंट, केंद्र में भी बनना चाहिए मंदिर वहाँ अयोध्या में। मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल बात सही है कि उत्तर प्रदेश में भी हम हैं, केंद्र में भी हैं। मैं कोई अधिकृत व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन आपको कह सकता हूँ कि उम्मीद करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए, भगवान के मंदिर के निर्माण को कोई रोक नहीं पाएगा। अभी एक चुनाव भी होना है चित्रकूट का, जो लोग विधानसभा का, ये उपचुनाव को लेके क्या आपके कयास हैं, क्या उम्मीदें हैं? चित्रकूट में जो परिस्थितियां हैं, जनमानस है, उसमें विकास ही मुद्दा रहेगा और विकास पर कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं है। अंत में जाकर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, इसमें क्या शक शुबा है। एक जो अभी तक ये एक सोशल इंजीनियरिंग करती हुई दिखती है आपकी सरकार कई बार, और इसको लेके एक जो सवर्ण अधिकारियों का जो वर्ग है सपाक्स के नाम से,
वो नाराज़ है, वो रैलियां भी निकाल रहा है, कई आईएएस भी उसमें शामिल हो गए। निजी तौर पे आप कितना मानते हैं कि क्या इग्नोर हो रहा है जो अगला वर्ग है वो आपकी सरकार के सामने, या फिर सबको समान अवसर है? नहीं, जो दृष्टि मेरी सरकार की है और जो दृष्टि प्रधानमंत्री जी की भी है, ये तो सबके साथ न्याय की दृष्टि है, सबको साथ लेकर चलने की दृष्टि है। इसलिए किसी के साथ अन्याय होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, और राजनीतिक कारणों से तो इस सोचा भी नहीं जा सकता है। कहीं कुछ भ्रांति उत्पन्न करने वाली कुछ शक्तियाँ रहती हैं, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सत्ता बहुत छोटी चीज़ होती है, समाज को एक रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभी विपक्ष उतना मजबूत दिख नहीं रहा, लेकिन घेराबंदी करने में ये लोग लगे हुए हैं। कौन सा ऐसा नेता आपको लगता है कि ठीक होगा, यदि वो आया तो बीजेपी कंफर्टेबल रहेगी, कमलनाथ या सिंधिया? ये तो कांग्रेस जाने कि कौन ठीक होगा, लेकिन शिवराज सिंह जी के चेहरे के सामने मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अगले 10 साल भी कोई नेता अपने गोदाम से ढूंढ पाएगी। कोई ठीक नहीं होगा, कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। जो करोड़ों करोड़ों गरीबों के और आम जनता के दिल में रहता हो, ऐसा अनूठा मुख्यमंत्री किसी राज्य को ही मिलना सौभाग्य की बात होती है। कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको आम आदमी ये मान ले कि मेरा भाई मेरे सामने आ गया है। और जो लोग हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते, अनटचेबल समझते हैं दूसरे लोगों को, वो शिवराज सिंह जी के सामने खड़े हो पाएंगे? ये कांग्रेस की भ्रांति है, और ये तभी तक होता है। मैं तो कहता हूँ कि मुट्ठी खुल जानी चाहिए। ये बार बार कहा जाता है कि इनको बना दीजिए, उनको बना दीजिए। मुझे कहने में संकोच होता है, ये फैशन शो नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि एक बार सिंधिया खुल के आ जाएं कांग्रेस की तरफ से? अरे मैं किसी का नाम क्यों लूँ? कोई संभाग में किसी तहसील तक सिमटे हुए नेता पेपर टाइगर हो सकते हैं, मीडिया में ज़्यादा छप सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं है। तो ये थे जयभान सिंह पवैया, जिन्होंने बहुत सारे मसलों में बहुत खुल के बात की। उनकी बेबाक जिस तरह के लिए वो मशहूर हैं, उस तरह की उन्होंने बेबाक बातचीत भी की। आज के आमने सामने में बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत से मांगेंगे कैफियत। तब तक आप देखते रहिए ETV न्यूज़।